हेलो स्टूडेंट्स, तपन से स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं इनकम टैक्स में। वो है मानी गई आय, डीम्ड इनकम्स। छोटा सा टॉपिक है। आय के पहले पांचों शीर्षकों में आपने देखा है, चाहे वो सैलरी में, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन के गेन्स हो, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो जिसमें पूंजी संपत्ति को बेच के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ प्राप्त किया जाता है, या अन्य साधनों से आय। हर एक स्थिति में आय करदाता द्वारा प्राप्त की जाती थी, परंतु आयकर अधिनियम में ऐसे भी प्रावधान है कि जिसमें करदाता स्वयं अगर आय प्राप्त नहीं करता है तो भी उसकी आय में विशेष परिस्थिति होने के कारण वो उसकी आय में जोड़ लिया जाता है। यानी कि करदाता आय प्राप्त नहीं करता है तो भी करदाता की आय में उस आय को शामिल किया जाता है। वो परिस्थितियां इस प्रकार से आपके सामने हैं। जैसे धारा 60 सेक्शन 60 में कहते हैं कि संपत्तियों का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण, यानी कि संपत्तियां तो नहीं दी किसी XYZ को, लेकिन उसकी आय का ट्रांसफर कर दिया। जैसे ये कि X ने Y को कहा कि 20,000 रुपए के ये बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है और ये आय तुम्हारे लिए सुपुर्द की जाती है। तो संपत्ति का वास्तव में कोई हस्तांतरण नहीं हुआ, परंतु आय का हस्तांतरण हुआ। तो ये कर से बचने के लिए ये हस्तांतरण हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हस्तांतरणकर्ता की आय में ही वो आय शामिल की जाएगी यद्यपि प्राप्त जिसको उसने आय का ट्रांसफर किया है उसने की है। ऐसे ही धारा 61 में संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर ऐसा रिवोकेबल ट्रांसफर किया गया है, खंडनीय हस्तांतरण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हस्तांतरणकर्ता संपत्ति की समस्त आय या कुछ आय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुनः हस्तांतरित कर सकता है, या संपत्ति या उसके भाग को पुनः प्राप्त कर सकता है। उसको बोलते हैं हम खंडनीय हस्तांतरण। अगर ऐसा किया गया है तो ऐसी स्थिति में ये खंडनीय हस्तांतरण या रिवोकेबल हस्तांतरण कहलाता है। और ऐसी संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल की जाती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हस्तांतरणकर्ता या प्राप्तकर्ता के जीवन काल में वो खंडनीय ना हो, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता हो, तोड़ा नहीं जा सकता हो अनुबंध को, या 1/4/1961 से पहले या 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए खंडनीय ना हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए खंडनीय ना हो, या 1/4/61 से पहले ये ट्रांसफर कर दिया हो संपत्ति का, तो ऐसी स्थिति में तो संपत्ति की आय जिसने प्राप्त की है उसी की आय में शामिल होगी। अन्यथा रिवोकेबल हस्तांतरण होने पर, जिसमें कि संपत्ति या संपत्ति की आय को पुनः प्राप्त करने का, आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरणकर्ता को हो, तो फिर आय हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल की जाएगी। ऐसे ही आप तीसरा देख रहे हैं, जीवन साथी की आय, स्पाउस, यानी पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, स्पाउस कहला रहा है यहाँ पर, जीवन साथी कहला रहा है यहाँ पर। कुछ 2-3 स्थितियां इसमें आती हैं, 2-3 पॉइंट है। सेक्शन 64 में सेकंड और फोर्थ दोनों सेक्शन इसमें एप्लीकेबल है। किसी ऐसी संस्था, कंपनी आदि से जीवन साथी को वेतन, कमीशन, बोनस या अन्य पारिश्रमिक मिलता है जिसमें कि दूसरे जीवन साथी का सार्वनिहित हो। सार्वनिहित का मतलब 20% या अधिक मताधिकार वाले अंश स्वयं या उसके रिश्तेदार। रिश्तेदार का मतलब स्वयं, भाई बहन, और ऊपर की लेयर में माता पिता, नीचे की लेयर में पुत्र पुत्री। इनके पास में अगर वो 20% या अधिक मताधिकार वाले अंश हों और फिर उसके स्पाउस को वेतन, पारिश्रमिक, बोनस वगैरह मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये आय जिसका सार्वनिहित है उसी की आय में शामिल की जाएगी। परंतु यहाँ पर वो जो वेतन, कमीशन, बोनस मिल रहा है वो जिसको मिल रहा है, जिस जीवन साथी को मिल रहा है, उसकी तकनीकी या बौद्धिक योग्यता के कारण नहीं मिलना चाहिए, वो सार्वनिहित के कारण उसको मिलना चाहिए। तकनीकी योग्यता, शारीरिक योग्यता या उसकी दक्षता के कारण अगर वो मिल रहा है तो फिर जिसको ऐसी दक्षता जिसने दिखाई उसी जीवन साथी की आय में शामिल करते हैं। मान लें कि दोनों का ही उसमें सार्वनिहित हो, तो ऐसी स्थिति में और दोनों को ही वेतन, बोनस, कमीशन प्राप्त हो रहा हो, तो जिसकी
अन्य कुल आय, अन्य कुल आय का मतलब इस आय को छोड़ते हुए अन्य कुल आय जिस जीवन साथी की ज्यादा हो उसकी आय में शामिल हो जाएगा ये वेतन, बोनस, कमीशन। ऐसे ही इसी में दूसरा सेक्शन है 64 वो था 2, ये है 4। अगर जीवन साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल के संपत्ति से आय का हस्तांतरण कर दिया गया हो, संपत्ति हस्तांतरण कर दी गई और उससे अगर आय होती हो जीवन साथी को, तो ऐसी स्थिति में वो आय भी हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल की जाएगी। इसके कुछ अपवाद हैं कि विवाह से पूर्व अगर ऐसा हस्तांतरण किया गया हो तो फिर आय जिसको प्राप्त हो रही है संपत्ति से उसी की आय में शामिल होगी। ऐसे ही अगर प्रतिफल स्त्रीधन से चुका दिया गया हो, स्त्रीधन मतलब स्वयं द्वारा अर्जित या बचत में से अर्जित या पीयर पक्ष से अगर कोई राशि प्राप्त होती है उसमें से पत्नी ने अगर पति से संपत्ति प्राप्त करके उसका प्रतिफल इस स्त्रीधन में से अगर चुका दिया है तो फिर ऐसी स्थिति में वो आय उस संपत्ति से आय पत्नी की ही आय कहलाएगी। पति पत्नी का संबंध नहीं होने पर फिर अगर ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण किया है तो जिसकी वो संपत्ति का हस्तांतरण किया है आय उसी के लिए कर योग्य हो जाएगी। पति पत्नी तो हैं लेकिन अगर पृथक रहने के, अलग अलग रहने के अनुबंध के तहत वो ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है तो संपत्ति जिसको दी गई है उसी की आय कहलाएगी। तो ये अपवाद हैं, इन अपवादों को छोड़ दें तो बिना पर्याप्त प्रतिफल के जीवन साथी को संपत्ति का हस्तांतरण करने पर वो आय हस्तांतरण करने वाले जीवन साथी की आय में ही शामिल होगी धारा 64(1)(4) के तहत। ऐसे ही अगर इसी में जीवन साथी की बात अपन कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हस्तांतरण किया गया है, यानी कि मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई को संपत्ति का हस्तांतरण किया और मिस्टर वाई ने वापस मिसेस एक्स को संपत्ति का हस्तांतरण किया, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये आय कहलाएगी जिसको प्राप्त हुई उसकी। बेचकर नई संपत्ति प्राप्त कर ली और उससे अगर कोई आय होती है तो जिसको आय प्राप्त हो रही है उसी की आय कहलाएगी। ऐसी संपत्ति में कोई अगर वृद्धि हो गई हो और आय से नई संपत्ति खरीद ली हो उससे भी कोई आय प्राप्त होती हो तो प्राप्तकर्ता की ही वो आय कहलाएगी। तो कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें कि प्राप्त करने वाले जीवन साथी की ही वो आय होती है। अगला है सेक्शन 64(1)(6) है ना, 2 उसमें है, 4 भी उसमें है और 6 इसमें यहाँ पर 1 जून 1973 को या उसके बाद में पुत्र वधु को, डॉटर इन लॉ बेटे की पत्नी, पुत्र वधु को हस्तांतरित संपत्ति से आय, अगर डॉटर इन लॉ को कोई संपत्ति ऐसी हस्तांतरित की गई है और उससे अगर कोई आय होती है तो ऐसी स्थिति में वो श्वशुर यानी कि जो जिसको आय प्राप्त हुई उसके हस्बैंड के पिता की आय में ही शामिल होगी। ध्यान ये रखें कि ससुर के द्वारा पुत्र वधु को, पुत्र वधु के द्वारा ससुर को भी नहीं और ससुर के द्वारा दामाद को भी नहीं, वो बात परिस्थिति ये नहीं है। यहाँ पे केवल है ससुर के द्वारा पुत्र वधु को अगर कोई ऐसी एसेट ट्रांसफर हुई है तो उस इनकम फ्रॉम दैट एसेट शुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ फादर इन लॉ। ऐसे ही अगला देखें 64(1)(a) अवयस्क बच्चों की आय, जो माइनर सन है उन माइनर सन की अगर कोई भी आय होती है तो अधिक आय वाले, इस आय को तो छोड़ दें जिस आय की बात की जा रही है कि इसको शामिल करना है, उसको छोड़ के अधिक आय वाले माता या पिता की आय में उसको शामिल किया जाता है और बार अगले वर्षों में भी उसी की आय में शामिल किया जाता रहेगा, चाहे वो आय कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। और अगर ऐसा कोई लिखित में प्रमाण दिया गया है या आयकर अधिकारी उससे संतुष्ट हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में ये माता या पिता को बदला जा सकता है, यानी कि दूसरे माता अथवा पिता जो भी दूसरा है उसकी आय में शामिल किया जा सकता है। माता की आय में पहले शामिल होता है
फिर पिता की आय में हो सकता है, पिता की आय में होता है फिर माता की आय में हो सकता है, परंतु आयकर अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखनी है, अवयस्क बच्चे में कानूनी तौर पर बच्चे उसके होने चाहिए, चाहे वो सौतेले हो बच्चे, चाहे गोद लिए हुए बच्चे हो, लेकिन अवैध बच्चे की बात यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही जो आय है वो कैसी होनी चाहिए, अगर आय उस अवयस्क बच्चे के खुद की कुशलता से हुई है, विशिष्ट ज्ञान के कारण, अनुभव के कारण, चातुर्य के कारण या शारीरिक मेहनत के कारण अगर वो आय प्राप्त हुई है तो अवयस्क बच्चे की ही आय कहलाएगी, माता पिता की आय में शामिल नहीं होगी। ऐसे ही अगर वो अवयस्क बच्चा है, वो पूर्णतः अंधा है या पागल है या स्थायी रूप से विकलांग है तो भी माता पिता की आय में शामिल नहीं होगी। अवयस्क पुत्री विवाहित है तो ऐसी स्थिति में भी माता या पिता की आय में वो शामिल नहीं होगी। बात अवयस्क पुत्री की हो रही है, पुत्र की नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो इस प्रकार अवयस्क बच्चों की आय शामिल होती है अधिक आय वाले माता या पिता की आय में। इसमें प्रति बच्चा 1500 रुपए या आय जितनी शामिल की गई दोनों में से जो कम हो तक की कटौती भी उपलब्ध है। 1500 रुपए प्रति बच्चे, जितने अगर 2 बच्चों की आय शामिल की जा रही है तो दोनों में अलग अलग आय को लेके अलग अलग उसमें से 1500 रुपए की छूट हम दे पाएंगे आयकर अधिनियम की इस धारा के तहत। ऐसे ही धारा 64 1, 7 एवं 8 दो नियम यहाँ पर हैं, 7 और 8। व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को, है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को पत्नी के लिए अथवा पुत्र वधू के लिए, अभी के लाभ के लिए या भावी लाभ के लिए अगर कोई संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति से होने वाली आय हस्तांतरण कर्ता की आय में शामिल होगी। ठीक है। ऐसे ही धारा 64(2) में अगर HUF को कोई संपत्ति हस्तांतरित की गई है, परंतु यहाँ पे डेट ध्यान रखें 31/12/1969, 31 दिसंबर 1969 के बाद अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को अपने HUF में विलय कर दिया, मिला दिया, तो उसको बोलते हैं परिवर्तित संपत्ति। तो अगर बाद में ऐसा हुआ है तो ये जो आय है हस्तांतरण करने वाले सदस्य की आय कहलाई जाएगी। 31/12/69 या उससे पहले हुआ है तो फिर वो परिवार की आय, संपत्ति से आय जो भी होती है वो परिवार की आय कहला जाएगी। अब यहाँ पर अगर मान लो इस HUF का पूर्ण या आंशिक रूप से विभाजन हो गया, उसका डिवीजन हो गया, ऐसी स्थिति में डिवीजन पर उसको स्वयं को एवं उसके जीवन साथी को जो HUF से संपत्तियां प्राप्त हुई है, उन संपत्तियों से जो आय हो रही है, वो जीवन साथी को जो आय हो रही है वो भी जिसने विलय की थी संपत्ति, उस जीवन साथी के आय में शामिल की जाएगी। यानी कि स्वयं को जो HUF से संपत्ति मिली एवं उसके जीवन साथी को जो HUF से संपत्ति मिली, दोनों की आयों को हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की आय में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मानी गई आय है। इसके अलावा अपन ने अस्पष्ट आय को पहले पढ़ा है कि वो भी शामिल की जाती है करदाता की आय में। तो ये अगर अपने को प्रश्न मिलती है तो उसको भी करदाता की आय में हम निर्धारित नियमों के अनुसार शामिल करेंगे। धन्यवाद।